हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर जीएसटी क्लासेस। जैसे कि विकास सर ने आपको बोला था कि हम जीएसटी क्लासेस लेके आएंगे। आज हम आपके लिए जीएसटी क्लासेस शुरू कर रहे हैं फॉर सीए, आईपीसीसी एंड सीए इंटर ओल्ड एंड न्यू कोर्स। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई जो सीएस कर रहे हैं, सीएमए कर रहे हैं, सर क्या हमारे लिए भी ये वीडियो रेलेवेंट रहेंगी? तो यस, आप भी वीडियो को देख सकते हैं और आपका एग्जाम क्लियर कर सकते हैं इंटर लेवल का। स्टार्ट करते हैं आज अपना जीएसटी का कोर्स। बड़े इंटरेस्टिंग वे में, प्रैक्टिकल वे में हम इस कोर्स को करेंगे और आपका ये जो सब्जेक्ट है जीएसटी, ये आपका 40 मार्क्स का है और ये बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। 40 मार्क्स आप इसमें मतलब बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप ध्यान से इस क्लास को करें। कुछ बातें मैं आपको आज स्टार्टिंग में बता देता हूं ताकि हम एंड तक उस बात को लेकर जाएं। सबसे पहली बात यह है कि आपको ये कोर्स पढ़ना कैसे है और कैसे इस कोर्स का ज्यादा से ज्यादा फायदा, 100% फायदा आपको हो, उसके लिए कुछ बातों का आपको खास ध्यान रखना है। वो बात क्या है हम डिस्कस करते हैं कि वो बात क्या है जो हमें ध्यान रखनी है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली बात सबसे पहली बात, अगर आप किसी भी रैंक होल्डर से पूछते हैं कि सर आपकी रैंक कैसे आई, आपने क्या से पढ़ाई करी थी, तो मैक्सिमम लोग ये बोलते हैं जी हमने अपने हाथ से नोट्स बनाए थे। अब सब लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, कभी किसी के अटेम्प्ट बहुत पास में आ रहा है, उसके पास टाइम नहीं है, या कोई इसके पास बहुत सारा पेंडिंग कोर्स चल रहा है, उसके लिए भी टाइम नहीं है, तो आप नोट्स नहीं बना पा रहे तो हम आपको चार्ट भी अवेलेबल कराएंगे। बट अगर आपने हाथ से चार्ट बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं। पहली बात। दूसरी बात, आपको पढ़ने के दो मेथड अपनानी है। एक तो क्लास के नोट्स पहले ही प्रिंट आउट निकालने हैं आपको, ताकि आप जो क्लास में मैं बात एग्जांपल देता हूं, जो बात बोलता हूं, उसको आप हाथ की आदि नोट करते चले जाएं, ताकि आपको बार बार ये जीएसटी का कोर्स इधर उधर से ना देखना पड़े। अच्छा, एक बात, कुछ बच्चों की आदत होती है कि सर यहाँ से भी देख लो, इस बुक से भी देख लो, यहाँ से भी कर लो, ये भी देख लेते हैं। आपको बस फोकस करना है यहाँ पे क्लास के अंदर, बाकी सारे क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनेशन के खुद आप सॉल्व कर पाएंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। डाउट होते हैं आपको, क्वेरी होती है, उसके लिए हम लाइव सेशन रख लेंगे यूट्यूब पे ही, और आपकी क्वेरी भी लेंगे हम ऑनलाइन यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर। उसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन बोर्ड में अपनी क्वेरी दे सकते हैं। इसी यूट्यूब लिंक, यूट्यूब पेज के आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर हम इस वीडियो को, इस वीडियो के जो चैप्टर जो हम यूज करेंगे नोट्स, उसको आपको वहां पे डाउनलोड करके आप ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं कि सर ये जीएसटी क्या है, व्हाट इज जीएसटी? स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी, जीएसटी क्या है? जीएसटी इज अ टैक्स। जीएसटी इज अ टैक्स। क्या सर हम टैक्स पढ़ने जा रहे हैं? टैक्स पढ़ना तो बड़ा आसान होता है, टैक्स तो बड़ा इजी होता है, हम 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। टैक्स निकालना, टैक्स कैलकुलेट करना, क्या टैक्स ही काफी है? यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, हम पढ़ने जा रहे हैं जीएसटी टैक्स लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारा जो जीएसटी का जो टैक्स है वो तो बड़ा इजी है, उसके अलावा हमारे को लॉ समझना है कि लॉ कैसे और कब हमारे को कैसे पढ़ना होता है, लॉ को कैसे इंटरप्रिटेट करना होता है, ये हमें आज इस जीएसटी क्लासेस में सारा समझना है। सर हमें लॉ पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। अब क्यों डालनी पड़ेगी? क्योंकि हमारे सीए इंटर में, सीए फाइनल में और आगे लाइफ में आपके पास बहुत सारे लॉ आपको पढ़ने हैं। आपको कंपनी लॉ पढ़ना है, आपको इनकम टैक्स लॉ पढ़ना है, आपको जीएसटी लॉ पढ़ना है, आपको लेबर लॉ पढ़ने हैं, और बहुत सारे लॉ आपको पढ़ने हैं। तो लॉ को शुरू से करेंगे, बिल्कुल शुरू से, कि कैसे हमें लॉ पढ़ना है और कैसे हमें लॉ को इंटरप्रिटेट करना है। सर लॉ की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? तो जीएसटी क्या है? बेसिकली जीएसटी इज टैक्स लॉ। हम टैक्स लॉ समझने जा रहे हैं और हमें लॉ की जरूरत क्यों पड़ती है समझते हैं। व्हाई वी नीड लॉ? पहली बात है कि हमें डिसिप्लिन के लिए लॉ की जरूरत पड़ती है। गवर्नमेंट को अगर डिसिप्लिन करना है, किसी को रेगुलेट करना है, तो लॉ बनाना पड़ता है। अगर मान लो कि ट्रैफिक रूल ना बनाए तो हर बंदा ट्रैफिक के रेड लाइट को जंप करके आगे निकल जाए। दूसरी बात है, अपने राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें लॉ बनाने की जरूरत पड़ती है। तो एज ए गवर्नमेंट हमारे को डिसिप्लिन चाहिए, और एज ए
टैक्स पेयर हमारे को अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ की जरूरत पड़ती है। तो लॉ हम पढ़ेंगे अच्छे से। उसके बाद हम समझते हैं कि व्हाट इज टैक्स, टैक्स क्या होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। बट उससे पहले टैक्स क्या होता है उसके पहले हम कुछ चीजें समझते हैं लॉ के बारे में। हमारे देश में बहुत तरह के कानून हैं, अलग अलग तरह के बहुत सारे कानून हैं, टैक्स नॉन टैक्स। तो सबसे पहले हम कुछ ऐसा समझ लेते हैं कि लॉ का स्ट्रक्चर क्या होता है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ लॉ। हमारे देश में सबसे सुप्रीम लॉ कौन सा है, आपको पता होगा। सबसे सुप्रीम लॉ कौन सा है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ इन इंडिया। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1950 में बना था और इसके रचयिता कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये जो लॉ बना ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट लॉ है, सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया में है। और आपको हैरानी होगी हमारे देश का जो कानून है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो 100 से ऊपर बार अमेंड हो चुका है। क्या हो चुका है? अमेंड, यानी कि चेंज हो चुका है। चेंज होना किसी भी लॉ की प्रवृत्ति है, किसी भी लॉ का नेचर है कि आपको चेंज करना पड़ता है टाइम टू टाइम। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स 400 प्लस आर्टिकल्स हैं। जैसे एक्ट में सेक्शन होते हैं, रूल में रूल्स होते हैं, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन ना वर्ड यूज करके हम आर्टिकल्स वर्ड यूज करते हैं। उसके अलावा हमारे shout it from the rooftops or anyway ask me to send a text for you. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल्स होते हैं और आर्टिकल्स के बाद कुछ शेड्यूल्स होते हैं जो कि हम कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में जो शेड्यूल दिए हुए हैं। सर शेड्यूल क्यों दिए जाते हैं? जीएसटी एक्ट्स में भी शेड्यूल का सहारा लिया गया और शेड्यूल क्यों बनाए जाते हैं लॉ में, ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि एक एक बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आज हमारी फर्स्ट क्लास है तो हम बड़ी बारीकी से पूरे कानून कैसे बनाया जाता है वो समझेंगे। शेड्यूल लॉ में क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि थोड़ा सा लॉ हमारा प्रेजेंटेबल हो जाए, हमारा जो लॉ है वो ऐसा ना लगे कि खिचड़ी बनाई हुई है आपने, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगे लॉ, इसलिए हम शेड्यूल्स का सहारा लेते हैं। जैसे आप अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट में आप लिखते हैं ना एज पर एनेक्चर 1, एज पर एनेक्चर 2। वो आप क्यों लिखते हैं? अगर आप सब कुछ बैलेंस शीट के फेस पे दे दोगे तो बैलेंस शीट आपकी अच्छी नहीं लगेगी, प्रेजेंटेबल नहीं लगेगी। तो हम शेड्यूल्स का सहारा लेके थोड़ा सा अपने लॉ को प्रेजेंटेबल करते हैं और ये शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट होते हैं, हमारे लॉ का ही पार्ट होते हैं। तो आर्टिकल होते हैं और शेड्यूल होते हैं। टोटल हमारे संविधान में 12 शेड्यूल हैं। जैसे आपके कंपनी लॉ में भी शेड्यूल होते हैं, इनकम टैक्स में भी शेड्यूल्स होते हैं और जीएसटी लॉ में भी शेड्यूल हैं। कितने शेड्यूल हैं? 3 शेड्यूल हैं हमारे पूरे जीएसटी लॉ में, जिसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो सबसे बड़ा लॉ है और इस लॉ के अंदर जीएसटी के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं जो आपके एग्जाम का पार्ट है, वो भी हम आज स्टडी करेंगे। उसके बाद होता है हमारे देश में एक्ट। एक्ट का मतलब होता है कि जो आपने लॉ बनाया है, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट में एक एक्ट बनाया उन्होंने। ट्रैफिक एक्ट, ट्रैफिक के रूल्स जो होते हैं उसके लिए ट्रैफिक का एक्ट बना होगा। ऐसे ही हर एक चीज के लिए एक्ट बनाया जाता है। तो हमारे यहाँ जैसे इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट, तो ये एक्ट बनाना क्यों जरूरी होता है कि बिना एक्ट बनाए आप कोई भी टैक्स या कोई भी कानून नहीं बना सकते। एक्ट के अंदर क्या होता है जी, हमारे जीएसटी लॉ में अगर बात करूं तो हमारे जीएसटी लॉ में पहला जो एक्ट है वो है सीजीएसटी एक्ट, उसके बाद है एसजीएसटी एक्ट, यूटी जीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट और एक है कंपनसेशन। क्या सर हमारे को ये पांचों के पांचों एक्ट पढ़ने हैं?
बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हम 40 नंबर के लिए इतना पढ़ेंगे नहीं। आपके कोर्स में जो एक्ट है वो सिर्फ CGST एक्ट आपके कोर्स में है, बाकी जो चीजें है तो फाइनल में हम पढ़ते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्ट है, ये जो दो एक्ट हैं, ये कट कॉपी पेस्ट फ्रॉम CGST एक्ट, ये जो दो एक्ट है UTGST और SGST, ये कट कॉपी पेस्ट फ्रॉम CGST एक्ट। बेसिकली ये जो CGST एक्ट है ये सेंटर के एक्ट, सेंटर का एक्ट है, और SGST UTGST ये स्टेट का और यूनियन टेरिटरी का एक्ट है। ये हमें वैसे भी नहीं पढ़ना होता क्योंकि ये एज इट इज कॉपी होता है CGST एक्ट से, बस एक वर्ड का फर्क होता है, वहां पे लिखा होगा सेंटर, यहाँ लिखा होगा स्टेट और यूटी। तो हमारे जो कोर्स में है हमें पढ़ना है, वो हमें पढ़ना है SGST एक्ट। उसके अलावा जो IGST एक्ट है ये यूज होता है ओनली फॉर इंटर स्टेट सप्लाई। अगर हम इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, या एक यूटी से दूसरी यूटी में, या एक स्टेट से दूसरे यूटी में हम सप्लाई करते हैं, तो उस केस में हम IGST एक्ट पढ़ते हैं, जिसके ओनली 25 सेक्शन है। आपके कोर्स में कोई भी सेक्शन नहीं है एप्लीकेबल, तो आप टेंशन फ्री हो जाओ, आपको ये एक्ट नहीं पढ़ना। उसके बाद है कंपनसेशन एक्ट। ये एक्ट क्यों बनाया गया? जिन स्टेट को GST आने की वजह से लॉस हुआ है उन स्टेट को कंपनसेशन देने के लिए गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया, कंपनसेशन एक्ट। ये भी गवर्नमेंट का आपस में इंटरनल मैटर है, ये भी हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। तो हमारा सारा फोकस कहां रहेगा दोस्तों? हमारा सारा फोकस रहेगा ओनली एंड ओनली दिस CGST एक्ट पे हमारा फोकस रहेगा। इसको हम पढ़ने वाले हैं, और इसके अंदर भी सारा एक्ट नहीं पढ़ना हमारे को, जो हमारे 11 चैप्टर है उससे रिलेटेड हम एक्ट को पढ़ेंगे। तो ये हो गई हमारी एक्ट की बात। उसके बाद हम बात करते हैं, तो इसको मैं रब कर देता हूं। इसके बाद हम बात करते हैं एक्ट के बाद, अब आती है बात हमारी रूल्स की। सर ये रूल्स क्या होते हैं? जैसे कि एक्ट होता है, जो एक्ट में लिमिटेड बातें लिखी होती हैं, सारी बातें एक्ट में लिखना पॉसिबल नहीं होता, तो हम रूल्स बनाते हैं। रूल्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो भी प्रोसीजर होता है, जैसे मान लो GST में रजिस्ट्रेशन लेना है, तो 20 लाख टर्नओवर से एक्सीड करोगे तो आपको GST में रजिस्ट्रेशन लेना है। ये बात हम कहां लिखी हुई है? एक्ट में लिखी हुई है। अगर आपको GST नंबर लेना है, आपको पोर्टल पे जाना है, आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, उसका प्रोसीजर क्या है, ये सारी बातें कहां लिखी होती है? रूल्स में लिखी होती है। क्योंकि रूल को अमेंड करना इजी होता है, तो इसलिए हम रूल्स बनाते हैं एक्ट के साथ में। और एक्ट के जो दायरा होता है, एक्ट को जो बनाता है वो कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाती है। एक्ट को बनाने वाला कौन है? पार्लियामेंट। और रूल्स को बनाने वाली कौन है? गवर्नमेंट। बड़ा आसान होता है रूल को अमेंड करना। हम सारी बातें एक्ट में लिख देंगे तो उसको अमेंड करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर हमें एक्ट में कोई चेंज करना है तो हमारे को पार्लियामेंट में जाके उसको अप्रूव बनाना पड़ता है। इसलिए गवर्नमेंट प्रोसीजर के लिए रूल्स को बनाती है। बड़े मजे की बात है कि IPCC लेवल पे आपके कोर्स में रूल्स बहुत कम है, बहुत ही कम चैप्टरों में कहीं कहीं रूल्स का यूज होगा, अदरवाइज आपके कोर्स में रूल्स नहीं है। तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि आपको एक्ट पे फोकस करना है, रूल्स पे फोकस नहीं करना। वो हम करेंगे CA फाइनल लेवल पर। आगे चलते हैं। रूल्स के बाद होता है आपका नोटिफिकेशन। सर ये नोटिफिकेशन क्या होती है? नोटिफिकेशन आती है कोई भी टू चेंज द लॉ। अगर हमारे को किसी लॉ, लॉ मतलब रूल या एक्ट, दोनों, एक्ट और रूल दोनों लॉ का पार्ट है, अगर हमारे को लॉ में कोई चेंज लेके आना है तो हम उसके लिए नोटिफिकेशन निकालते हैं। और ये नोटिफिकेशन कौन निकालता है? ये नोटिफिकेशन GST काउंसिल रिकमेंड करता है और इसको निकालती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट इसको इश्यू करती है। अगेन गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो नोटिफिकेशन इश्यू करे। इन छोटी छोटी बातों के लिए हम पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, हमें पार्लियामेंट में जाना है सिर्फ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के लिए या फिर एक्ट को अमेंड करने के लिए हम पार्लियामेंट में जाएंगे। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन MCQ में आ सकते हैं कि एक्ट को कौन चेंज करता है? पार्लियामेंट। रूल्स को कौन चेंज करता है? गवर्नमेंट। और नोटिफिकेशन कौन लेके आता है? गवर्नमेंट। तो नोटिफिकेशन आती है लॉ को चेंज करने के लिए, और उसके बाद होते हैं सर्कुलर, सर्कुलर या क्लैरिफिकेशन।
तो सर क्या हमारे नोटिफिकेशन हमारे कोर्स का पार्ट है? यस, जो आपके 11 चैप्टर है टोटल, उसमें से कहीं कहीं पे नोटिफिकेशन आई हुई है किसी एक्ट को लेके या किसी रूल को लेके, वो आपके कोर्स का पार्ट है। वो मैंने आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में दे दिया कि आपके चैप्टर में कितनी नोटिफिकेशन इश्यू हुई है आज तक डेट वाइज, ताकि आप समझ सके कि कितनी नोटिफिकेशन आपको पढ़नी है। सर अभी सर्कुलर क्या होते हैं? सर्कुलर होता है टू क्लैरिफाई द लॉ। लॉ को क्लैरिफाई करने के लिए हम सर्कुलर इशू करते हैं। जैसे मान लो किसी लॉ में कोई बात ऐसी लिखी हुई है जो हमें क्लियरली समझ नहीं आ रही कि इसका मतलब क्या होता है, तो उसके लिए कमिश्नर या सीबीआईसी एक ऑनलाइन या फिर मैनुअली आपको ऑफिसर्स को देती है कि ये सर्कुलर हम निकाल रहे हैं, इसका आपको लॉ को ऐसे समझना है। ये सर्कुलर जो होते हैं ये ऑफिसर्स के लिए होते हैं और ऑफिसर को ये फॉलो करने होते हैं। टैक्स पेयर इसको फॉलो करे ना करे ये आपकी मर्जी है। हालांकि प्रैक्टिकली टैक्स पेयर इसको फॉलो करना पड़ता है उनको मजबूरी में, क्योंकि इनको ऑफिसर की बात भी सुननी पड़ती है। तो जो सर्कुलर होते हैं ये इंटरनली होते हैं डिपार्टमेंट के लिए, और ये कमिश्नर्स इशू करते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए कि आपको लॉ को ऐसे इंटरप्रेट करना है, ऐसे इसको समझना है। तो क्लैरिफिकेशन के लिए हम सर्कुलर को इशू करते हैं। लास्ट में होता है ऑर्डर। अगर हमारे लॉ में कोई डिफिकल्टी है, टू रिमूव द डिफिकल्टी इन लॉ, अगर हमारे लॉ में कोई डिफिकल्टीज आ गई है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, उसको रिमूव करने के लिए हम ऑर्डर देते हैं। मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूं इसका। हमारे यहाँ पे एक रिटर्न होती है एनुअल रिटर्न, उसकी लास्ट डेट होती है, द लास्ट डेट ऑफ एनुअल रिटर्न इज 31 दिसंबर ऑफ फॉलोइंग ईयर। अगले साल की 31 दिसंबर तक आपको वो रिटर्न फाइल करनी होती है। ये बात हमारे एक्ट में लिखी हुई है। कहाँ लिखी हुई है? ये बात हमारे एक्ट में लिखी हुई है। अब एक्ट में लिखे होने के कारण वो क्या है? पत्थर की लकीर है। अगर हमारे एक्ट में कोई कोमा लगा हुआ है या कोई कोई फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो उसको हटाने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। आप एक्ट में कोई भी चेंज आप नहीं कर सकते जब तक आप वो एक्ट पार्लियामेंट के पास ना ले जाओ, और पार्लियामेंट के बाद विधानसभा में, और उसके बाद राष्ट्रपति उस पर स्टैम्प ना लगा दे, उसको चेंज को आप इफेक्ट में नहीं ला सकते। तो एक्ट में लिखा हुआ है आपकी जो लास्ट डेट है 31 दिसंबर है। अब हमारे देश में जैसे कोविड आ गया है या कोई और समस्या आ गई है, तो लोग उसको फॉलो नहीं कर पा रहे। 31 दिसंबर तक कोई भी हिंदुस्तान में वो रिटर्न नहीं भर पाया, और गवर्नमेंट चाहती है जी हम इस डेट को एक्सटेंड करते हैं। अब एक्सटेंड करने के लिए कहां जाना पड़ेगा हमारे को? एक्सटेंड करने के लिए हमारे को जाना पड़ेगा पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट के पास इतना टाइम नहीं है फालतू की छोटी छोटी बातों के लिए पार्लियामेंट बैठे और इस मुद्दों को वो डिस्कस करे। तो एक ऑर्डर, एक सेक्शन बनाया गया लॉ के अंदर कि अगर हमारे लॉ में कोई डिफिकल्टी आ गई है, उस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए हम ऑर्डर इशू कर सकते हैं कि हम डेट एक्सटेंड कर रहे हैं 31 मार्च को, 31 दिसंबर को 31 मार्च कर रहे हैं। हम ऑर्डर से उस डेट को एक्सटेंड कर सकते हैं, बाकी लिमिटेड सेंस में, हर सेंस में नहीं कर सकते। तो ऑर्डर इशू किए जाते हैं अगर हमारे लॉ में कोई डिफिकल्टी है, उसको रिमूव करने के लिए हम ऑर्डर इशू करते हैं। तो ये हमारा कंटेंट रहेगा। हमारे कोर्स का जो पार्ट है, हमें क्या पढ़ना है? हमें फोकस करना है एक्ट पे, नोटिफिकेशन पे, सर्कुलर पे, और कुछ कुछ जगह पे एक आधा ऑर्डर पढ़ना है हमें। बाकी सब जगह पे हमारे को, तो हमारे कोर्स में एक्ट है, नोटिफिकेशन है, सर्कुलर है और ऑर्डर है। और ये मैं आपको आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में दे दूंगा, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि आपको कैसे कैसे आगे उस चैप्टर को परस्यू करना है, उस चैप्टर को समझना है। तो यहां तक आपको क्लियर है दोस्तों? कोई डाउट? तो यहां तक हमने समझा कि हमारे लॉ का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये मेरी आज जो क्लास है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे लेक्चर 1। ये जो मैं आपको क्लास में लिख रहा हूं, ये हम आपको यूट्यूब के लिंक में शेयर कर देंगे, ताकि आप नोटिंग कर सकें कि मैंने क्लास में क्या लिखा था। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हमारा क्या सीन है देखते हैं आगे। तो पेज नंबर, इसको लगता हूं पेज नंबर 1। ये हमारा हो गया लॉ का स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया,
हमारा जो संविधान है वो बहुत बड़ा है, लार्जेस्ट है, और उसमें बहुत सारे आर्टिकल दिए हुए हैं। हमारे को सारे आर्टिकल्स नहीं पढ़ने हैं क्योंकि हमारा जो कोर्स है 40 मार्क्स का। बट हमारे को कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो कि जीएसटी से रिलेटेड है। जो आर्टिकल जीएसटी से रिलेटेड हैं उन आर्टिकल को हम पढ़ेंगे और हमारे कोर्स का पार्ट है। पहला आर्टिकल है जो हमें पढ़ना है, आर्टिकल 265। मैं आपको वही चीज करा रहा हूं जो आपके स्टडी मैट में इंस्टीट्यूट ने दी है, वही मैं आपको करा रहा हूं और टू द पॉइंट करा रहा हूं ताकि आपको जल्दी से जल्दी आपका कोर्स पूरा हो सके मई अटेम्प्ट के लिए और नवंबर अटेम्प्ट के लिए। तो 265 में एक बात लिखी हुई है, नो टैक्स shall be levied and collected except by authority of law। फुल स्टॉप। कोई भी टैक्स आप नहीं लगाओगे। लेवी एंड कलेक्टेड दो अलग अलग बातें हैं, सेम बात नहीं है। लेवी मतलब होता है चार्ज करना, कलेक्शन होता है कलेक्ट करना। इस बात को हम डिटेल में करेंगे लेवी एंड कलेक्शन वाले चैप्टर में, जो आपका चैप्टर नंबर 3 है। लेवी एंड कलेक्टेड एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ। गवर्नमेंट ने बोला आपका मन करेगा आप कोई भी टैक्स नहीं लगा सकते। टैक्स लगाने के लिए आपको क्या होना चाहिए, अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी कि आपने कोई एक्ट बनाया हो। क्या बनाया हो, एक्ट बनाया हो। ये बात कहां लिखी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कोई बात या कोई लाइन हम काट सकते हैं, नहीं काट सकते। जो बात कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखी हुई है वो हमारे लिए क्या है, पत्थर की लकीर है। उन्होंने बोला जी आप कोई भी टैक्स नहीं लगाओगे जब तक आप कोई एक्ट ना बनाओ। आपको एक्ट बनाना ही पड़ेगा। अगर आप कल को मान लो कोई ऐसा कोई मिनिस्टर है या कोई मंत्री कहता है जी मैं कल से टैक्स लगा रहा हूँ हवा खाने पे, तो क्या ऐसी हवा पे टैक्स लग जाएगा? हवा पे टैक्स लगाने के लिए आपको पहले एक्ट बनाना पड़ेगा, तभी आप उस टैक्स को लगा सकते हो। तो हमारे पास सिंपल सिंपल कंसेप्ट है, जब तक हमारे पास कोई एक्ट नहीं होगा हम कोई भी टैक्स नहीं लगा सकते। ये बात लिखी है आर्टिकल 265 में। उसके बाद आर्टिकल है हमारा जो इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 245। ये क्या बात करता है, इसको पढ़ते हैं। ये डील करता है कि अब अथॉरिटी ऑफ लॉ, आपने एक्ट तो बना दिया, अब एक्ट बनाने की पावर किसको है? हमारी जो देश है, जो हमारी जो गवर्नमेंट है, पता होगा हमारे संविधान में एक बात लिखी हुई है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो फेडरल गवर्नमेंट है। व्हाट इज फेडरल गवर्नमेंट? जहां पे सेंटर की अलग चलती है और स्टेट की अलग चलती है। सेंटर की चलती है पूरे इंडिया में नेशनल लेवल पे, और स्टेट की चलती है उस स्टेट तक। जैसे अगर आप यूपी में जाएंगे तो यूपी में यूपी की अलग स्टेट की पुलिस है, बिहार में अलग स्टेट की पुलिस है, कोलकाता में, बंगाल, वेस्ट बंगाल में अलग से स्टेट की पुलिस है। तो वो स्टेट की पुलिस की पावर उस स्टेट तक है, पूरे इंडिया तक नहीं है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो फेडरल गवर्नमेंट है, जहां पे स्टेट की भी सुनवाई होती है, स्टेट भी अपने कानून बना सकती है। कोई आपका किंग का राज्य का ऐसा राज्य नहीं चलता कि आप कोई बोलो जी। जैसे पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में जो राज होता है वो आर्मी राज है। वहां पे कोई स्टेट वाला बंदा बोले उसको वो चौड़ा मार के भगा देंगे। तो यहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट है वो फेडरल गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट ने एक आर्टिकल बनाया हमारे संविधान में, उसका नाम है 245। वो कहता है, इट डील करता है, इट डील्स विद रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशनशिप को डील करता है। और इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो, उसका मुद्दा क्या रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मुद्दा रहेगा वो रहेगा नेशनल लेवल का। नेशनल लेवल की जो बातें हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी,
और स्टेट गवर्नमेंट का जो एरिया रहेगा वो रहेगा स्टेट लेवल का। तो ये बात लिखी हुई है हमारे आर्टिकल 245 में कि सेंटर के पास पावर रहेगी पूरे देश की, स्टेट के पास पावर रहेगी उस स्टेट की। उसके बाद हमारा एक आर्टिकल है, आर्टिकल 246, आप इसको नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस आर्टिकल में से अभी तक 2-3 अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आपको ध्यान से समझना है। जब हमारा संविधान बन रहा था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, मान लो एग्जांपल के लिए, मीटिंग बुलाई और मीटिंग के अंदर स्टेट के मिनिस्टर और सेंटर के मिनिस्टर बैठे हो और उन्होंने ये तो डिसाइड कर लिया कि सेंटर के पास पावर रहेगी पूरे देश की, स्टेट के पास पावर रहेगी स्टेट तक सीमित। अब उनको एरिया बांटना था कि कौन सा एरिया स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाए और कौन सा एरिया सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाए। तो बेसिकली ये जो एरिया है, ये एरिया को, हमारे जो एरियाज हैं, एरियाज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या क्या एरिया दिया जाए, उसके लिए इन्होंने एक लिस्ट बनाई, 3 लिस्ट बनाई, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। गवर्नमेंट ने बोला हम 3 लिस्ट बना रहे हैं, हम बताएंगे आपको किस लिस्ट में क्या डाला जाए। तो गवर्नमेंट ने कहा पहली लिस्ट है, इसमें हम डालेंगे सारे नेशनल लेवल के मैटर, जितने भी नेशनल लेवल के मैटर हैं वो डालेंगे हम लिस्ट 1 में। लिस्ट 2 में डालेंगे हम रीजनल लेवल के मैटर, और लिस्ट 3 में डालेंगे हम, इसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि जहां पे स्टेट और सेंटर का दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये 3 लिस्ट हमें बनाई गई है। अब मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताना कि कौन सी लिस्ट में हम क्या डालें। हमारे साथ बैठी है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। मैं पूछूंगा, आप बताना कि हम कौन सा मैटर किसको दें। बताइए, डिफेंस का मैटर हम किसको दें? डिफेंस का मैटर क्या हम स्टेट गवर्नमेंट को दे सकते हैं? क्या स्टेट गवर्नमेंट को डिफेंस का मैटर देना ठीक रहेगा? मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1950 की, और 1950 में चले जाओ आप, वहां मीटिंग हो रही है, मीटिंग में क्या डिस्कस हो रहा है कि हम कौन सा मैटर किसको दें। तो क्या स्टेट गवर्नमेंट को हम डिफेंस का मैटर दे सकते हैं? तो मैंने कहा सर नहीं, स्टेट गवर्नमेंट को हम डिफेंस का मैटर देंगे तो बड़ा खतरा हो जाएगा, हमारे देश में सारे चीफ मिनिस्टर के हाथ में डिफेंस की पावर नहीं दे सकते। तो ये हो गया आपका, ये सेंट्रल लेवल पे जो हम मैटर देते हैं उसको यहां रखते हैं, स्टेट लेवल पे मैटर यहां देते हैं, और सेंटर प्लस स्टेट के जो मैटर होते हैं वो उसको हम रखते हैं लिस्ट नंबर 1 में। तो हम बात कर रहे हैं जी, डिफेंस का मैटर हम किसको दें? स्टेट को दें। क्या इस लिस्ट में सारे टैक्स के मैटर है या नॉन टैक्स के मैटर भी हैं? इस लिस्ट में नॉन टैक्स के मैटर भी हैं, बट हमारा कंसर्न यहाँ पे टैक्स मैटर को देखना है कि कौन कौन से टैक्स के मैटर किस लिस्ट में उन्होंने डाले एट द टाइम ऑफ 1950, जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। चलो जी, और पूछता हूं मैं आपसे, बताओ इनकम टैक्स का मैटर हम किसको दें? सेंटर को दें या स्टेट को दें? ऑब्वियसली इनकम टैक्स इज अ नेशनल लेवल मैटर, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया, तो हमने कहा जी इनकम टैक्स हम सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देंगे। तो आज की डेट में इनकम टैक्स कौन लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। दूसरी बात, मैंने बोला जी एक्साइज ड्यूटी, बताओ किसको दी जाए? एक्साइज ड्यूटी किसको दी जाए? हमने कहा जी एक्साइज ड्यूटी लगती है किसी चीज को बनाने के लिए, तो जब हम कुछ बनाएंगे वो मैटर थोड़ा सा नेशनल लेवल का है, ये चीज हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाए, तो सेंट्रल एक्साइज, एक वर्ड है सेंट्रल एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हम किसको देंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे। इस पे मैं एक बात और बोलता हूं, अब बात आती है एल्कोहल। एल्कोहल का मुद्दा वहां उठा उस मीटिंग में, उन्होंने बोला जी एल्कोहल किसको दी जाए, सेंटर को या स्टेट को? सारे स्टेट वाले खड़े हो गए, कह रहे जी शराब तो हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि शराब ऐसी चीज है इंडिया में
जो आने वाले टाइम में बहुत बिकने वाली है। तो शराब तो स्टेट गवर्नमेंट को मिलनी चाहिए, शराब की सारी इनकम स्टेट गवर्नमेंट को मिलनी चाहिए। तो उन्होंने एग्री किया, ठीक है जी, शराब की जो रेवेन्यू है हम कहाँ डालेंगे, तो उसको बोलते हैं हम स्टेट एक्साइज। शराब के बेचने बनाने पे लगती है स्टेट एक्साइज। तो एल्कोहल, स्टेट एक्साइज ड्यूटी ऑन एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एल्कोहल पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगेगी और शराब को बेचने पे क्या लगेगा, वैट लगेगा। तो वैट भी किसको दी जाए, स्टेट गवर्नमेंट को दी जाए। वैट का जो एरिया है यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, या इसको हम बोल सकते हैं सेल्स टैक्स। स्टार्टिंग में तो सेल टैक्स आया था, बाद में वैट हुआ। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कैसे सेल टैक्स आया, कैसे वैट आया और क्या उसमें की हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सेल टैक्स का मैटर किसको दिया गया, रीजनल लेवल का मैटर है, स्टेट गवर्नमेंट को दिया। उसके बाद बात करें आगे, कस्टम ड्यूटी बताओ किसको दी जाए। कस्टम ड्यूटी भी गवर्नमेंट ने कहा कि कस्टम ड्यूटी भी नेशनल लेवल का मैटर है, ये हम स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दे सकते, ये हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट को हम ये देंगे। उसके बाद है सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स वर्ड उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा था, क्योंकि हमारा जब देश आजाद हुआ तो हमारा जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड थी, एग्रीकल्चर के ऊपर टिकी हुई थी। पर हमारे जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है उन्होंने बात सोच ली थी कि फ्यूचर में हो सकता है कि हमारा जो रेवेन्यू सेक्टर है वो एग्रीकल्चर शिफ्ट होकर और चला जाए। तो उन्होंने एक एंट्री खाली छोड़ी थी जानबूझ के, कि लिस्ट में उन्होंने एंट्री खाली छोड़ दी थी कि एनी अदर टैक्स अगर हमें लगाना होगा तो हम स्टेट को ही वो मैटर नहीं देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को मैटर देंगे। जब सर्विस टैक्स हमने इंट्रोड्यूस करा तो हमने एनी अदर लिस्ट को यूज करते हुए सर्विस टैक्स हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को इस लिस्ट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिस्ट में डाल दी। और उसके बाद होता है हमारा कई तरह के हमारे एजुकेशन सेस या सरचार्ज, उसकी पावर भी, सरचार्जेस लगाने की पावर भी हमने कौन सी गवर्नमेंट को दी है, हमने सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी है। उसके अलावा एक होता है हमारा सेंट्रल सेल टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये भी हमने किसको दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये हमने पावर दी है कि वो सेंट्रल सेल टैक्स लगा पाए। उसके अलावा हम बात करते हैं स्टेट के मैटर को। स्टेट का मैटर में यहां पे और क्या दिया हमने, एंटरटेनमेंट टैक्स। एंटरटेनमेंट टैक्स की जो पावर है वो हमने स्टेट गवर्नमेंट को दी है। उन्होंने बोला जी तो एंटरटेनमेंट का मैटर है, ये स्टेट का मैटर है, इसलिए स्टेट की लिस्ट में रीजनल लेवल पे इसको डाला जाए। लॉटरी टैक्स, लॉटरी टैक्स भी जो है वो गवर्नमेंट ने कहा कि ये स्टेट का मैटर है, इसको हम लॉटरी टैक्स को हम स्टेट की लिस्ट में डालेंगे। वैसे आपको पता होगा एक हमारे इस आर्टिकल के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी लॉटरी नहीं खिलवा सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट इज नेवर नॉट अलाउड टू प्ले लॉटरी, लॉटरी की टिकट बेचना सेंट्रल गवर्नमेंट को अलाउड, ओनली स्टेट गवर्नमेंट कैन सेल लॉटरी टिकट्स। उसके बाद है हमारा, उसके बाद है हमारा लास्ट में जो आपका स्टेट एक्साइज हो गया, वैट हो गया, एंटरटेनमेंट, परचेज टैक्स। कुछ जगह पे जैसे पंजाब वगैरह में क्या था, परचेज पे टैक्स था, क्योंकि वहां की जो स्टेट है उनकी सेल बहुत कम होती थी, तो वो क्या कहते थे परचेज जो करोगे उस पे आपसे हम टैक्स लेंगे। तो परचेज टैक्स के नाम से हमारे देश में टैक्स लगा करता था। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं जो हमारे, और उसके बाद कुछ हमारे स्टेट सेस होते हैं, स्टेट सेस और सरचार्जेस। तो ये हमारी लिस्ट बनाई गई जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ टैक्स दिया गया और कुछ टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया, कुछ टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया। सर क्या कॉन्करेंट लिस्ट में कोई मैटर ऐसा है जो कि स्टेट को है, जो ऐसा कोई मैटर है, तो यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट में कोई भी मैटर, नो टैक्स मैटर, कोई भी ऐसा मैटर नहीं है जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में हो जो कि टैक्स को बिलोंग करता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारा जो एजुकेशन का मुद्दा है वो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ना होकर स्टेट गवर्नमेंट के पास हुआ करता था। तो गवर्नमेंट ने देखा कि यार ये सारा का सारा जो एजुकेशन का मैटर है स्टेट गवर्नमेंट के होना ठीक नहीं है, क्योंकि ये अपने हिसाब से बुक बनाते हैं, अपने एग्जाम बनाते हैं, बच्चों को क्लियर होते हैं, बच्चे यहाँ पे आ गए
मेट्रोपॉलिटन स्टेट में आके वो बच्चे अच्छे मार्क्स लाके एडमिशन ले लेते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में जो एजुकेशन का मैटर है वो डाला गया है, एजुकेशन जो है वो डाली गई है कॉन्करेंट लिस्ट में, और कॉन्करेंट लिस्ट में हम डाला हुआ एजुकेशन को ताकि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर इसके ऊपर डिसाइड करे कि हमारी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। तो कॉन्करेंट लिस्ट में कोई भी मैटर ऐसा नहीं है जो कि टैक्स का मैटर है। टैक्स का मैटर या तो लिस्ट 1 में है या लिस्ट 2 में है। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब आपके पूछता हूं मैं, एग्जाम में ऐसा क्या है ऐसा जो यहाँ पे पूछा गया। एग्जाम में मई अटेम्प्ट और नवंबर अटेम्प्ट, ये 2 अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछा गया। मई अटेम्प्ट और नवंबर अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछा गया कि सर कौन कौन से ऐसे टैक्स हैं जो कि मर्ज हो गए हैं जीएसटी के अंदर। कौन कौन से टैक्स ऐसे हैं, एक बार क्वेश्चन पूछा गया ऐसा कि कौन कौन से टैक्स ऐसे हैं, सेंटर के टैक्स ऐसे कौन से हैं जो कि जीएसटी में मर्ज हो गए। एक बार क्वेश्चन ऐसा आया कौन कौन से टैक्स ऐसे हैं स्टेट वाले जो कि जीएसटी में मर्ज हो गए। तो आपका आंसर जो देना था आपको, वो क्या देना था, आपका आंसर ये रहता वहां पे कि सर एक तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जीएसटी में मर्ज हो गई है, सर्विस टैक्स मर्ज हो गया है, एजुकेशन सेस और सेंट्रल सेल टैक्स। ये 4 तरह के टैक्स हैं जो आपके मर्ज हो गए हैं। और भी होंगे वो आपको मिल जाएंगे नोट्स में, ये एग्जांपल हैं आपके। तो बेसिकली अगर बात करूं इनकम टैक्स की, इनकम टैक्स हमारा जीएसटी में मर्ज क्योंकि वो इनकम टैक्स है। ये एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एजुकेशन सेस और सेंट्रल सेल टैक्स, ये हमारे जीएसटी लॉ में मर्ज हो गए हैं, जीएसटी लॉ में सब्स्यूम हो गए हैं। ये क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरह से देना था, एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेट के कौन से ऐसे टैक्स हैं जो कि जीएसटी में, अच्छा इनकम टैक्स तो हमारा इनकम टैक्स का मैटर तो वो आईडीटी का पार्ट ही नहीं है। हम बात करते हैं कस्टम ड्यूटी की। कस्टम ड्यूटी जो है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे जो लगती है वो हमारी आज की डेट में इंटैक्ट है, वो जीएसटी में सब्स्यूम या मर्ज नहीं हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं वैट हमारा जीएसटी में मर्ज हो गया है, एंटरटेनमेंट टैक्स हमारा जीएसटी में मर्ज हो गया है, लॉटरी टैक्स हमारा जीएसटी में मर्ज हो गया है, परचेज टैक्स जीएसटी में मर्ज हो गया है, और स्टेट सेस एंड सरचार्ज जीएसटी में मर्ज हो गए हैं। सर ये क्या सेंट्रल स्टेट एक्साइज ड्यूटी अल्कोहल क्या जीएसटी में मर्ज हुई है? इसके बारे में अब एक नारा लिख लो, शराब स्टेट की है, स्टेट की थी, स्टेट की रहेगी। शराब पे कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले सकती, इसलिए उसको जीएसटी में सब्स्यूम नहीं किया गया, ताकि जीएसटी लगाने के बाद हमें एक हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ता है अल्कोहल के रेवेन्यू पे। तो हमने जानबूझ के एक्साइज ड्यूटी को हमने, स्टेट एक्साइज ड्यूटी को हमने स्टेट लिस्ट में रखा है और इस पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। जीएसटी इस पे शराब पे अल्कोहल पे इसलिए नहीं लगता क्योंकि हम स्टेट गवर्नमेंट को ये रेवेन्यू देना चाहते हैं, इसीलिए हमने इसको नहीं रखा, हमने इसको नहीं रखा है। तो ये आप ध्यान रखना, स्टेट एक्साइज ऑन अल्कोहल इज ऑलवेज पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू। तो ये हमारा लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 कंप्लीट हो गई है। आप ध्यान से इसको समझना और देखना। मूविंग फर्दर हम आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं अपना आगे वाले आर्टिकल। तो ये आर्टिकल हो गए आर्टिकल 265, 245 एंड 246 जो हमारे पुराने आर्टिकल हैं जीएसटी लॉ के आने से पहले। अब मैं आपसे क्वेश्चन रेज करता हूं, आप बताना कि कौन इसका स्मार्टली आंसर करता है। हमारे को जीएसटी लॉ लेके आना है, हमारे को जीएसटी लॉ अमेंड करना है और जीएसटी लॉ को लेके आना है। तो हमारे को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जीएसटी नाम का टैक्स ऐड नहीं करेंगे हम टैक्स नहीं लगा सकते। तो आप मुझे सोच के बताना कि कौन से लिस्ट में हम जीएसटी को डालें। सोच के बताना है आपको, ऐसे नहीं बताना। कौन सी लिस्ट में हम इसकी जगह बनाए जीएसटी? क्या लिस्ट 1 में डाल दें इसको? तो आंसर इज नो, क्योंकि अगर लिस्ट 1 में डाल देंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लेवी की पावर होगी, स्टेट के पास लेवी की पावर नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो जीएसटी है वो ड्यूअल जीएसटी है, सीजीएसटी एक्ट लगता है और एसजीएसटी एक्ट लगता है, यानी कि दोनों टैक्स एक साथ में लगते हैं। सीजीएसटी लगाता है सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और स्टेट लगाती है
SGST। तो बताओ क्या सेंटर में हम लिख दें, अगर हम यहां लिख दें GST, तो क्या ये बात पॉसिबल है? दिस इज नॉट पॉसिबल। इस लिस्ट में जीएसटी डालने से स्टेट वाले बोलेंगे जी हमारा जीएसटी का लेवी की पावर कहां दोगे आप, तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। अब आप बोलोगे सर हम इसको डाल देते हैं यहाँ पे लिस्ट 2 में डाल देते हैं जीएसटी, वो भी पॉसिबल नहीं है। सेंटर वाले बोलेंगे जी हमारे को क्या मिलेगा जी इसमें, तो इसीलिए दोनों लिस्ट में इस जीएसटी को डालना पॉसिबल नहीं है। अब आप बोलोगे सर एक काम करते हैं जीएसटी को डाल देते हैं यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट में, क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है? अगर हमने इसको यहाँ पे जीएसटी लिख दिया कॉन्करेंट लिस्ट में, उससे हमारे को एक नुकसान होने वाला है। हालांकि दोनों सेंट्रल और स्टेट को दोनों को पावर मिल जाएगी यहाँ जीएसटी डालने से, बट इस कॉन्करेंट लिस्ट का एक छोटा सा रूल है कि अगर दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो चलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। इस लिस्ट का रूल है कि अगर दोनों के बीच में, जैसे एजुकेशन का मुद्दा डाला हुआ है इसमें, अगर एजुकेशन में कोई मतभेद होता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की चलेगी, स्टेट गवर्नमेंट की नहीं चलेगी। अब बताओ क्या कोई स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी कि यहाँ पे जीएसटी लिख दें और कोई मैटर मतभेद हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की चले? क्या ऐसा स्टेट गवर्नमेंट को मंजूर होगा? तो आंसर इज नो, उनको ये बात मंजूर नहीं होगी। और ये देखते हुए ये तीनों लिस्ट के अंदर जीएसटी फिट नहीं हो पा रहा, तो क्या करें सर हम? गवर्नमेंट ने एक दिमाग लगाया और उन्होंने जीएसटी के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट तो करनी थी, तो अमेंडमेंट इस आर्टिकल में ना करके एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया। उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 246 ए का मतलब होता है अमेंडमेंट। इसके आगे ए लिखा हो समझ लो, चाहे हमारे जीएसटी लॉ में या किसी भी एक्ट में किसी भी रूल में अगर ए लिखा हुआ उसका मतलब होता है कि ये जो रूल है, जो सेक्शन है, ये जो आर्टिकल है, ये अभी अमेंड हुआ है, पहले कुछ और था। तो अमेंडमेंट आई और इस अमेंडमेंट में बताया गया कि हम जीएसटी की पावर, तो मैं कह सकता हूं कि सर ये जो ये आर्टिकल है ये जीएसटी की नींव है। जीएसटी की नींव कहां रखी गई? इस आर्टिकल में जीएसटी की नींव रखी गई, क्योंकि बिना नींव रखे बिल्डिंग खड़ी नहीं होती। जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी जगह नहीं बनाओगे हम कोई लॉ इंडिया में नहीं ला सकते। तो इस आर्टिकल को डाला गया और इस आर्टिकल में क्या लिखा गया, इस आर्टिकल में क्या लिखा गया इसको हम एक बार बुक से पढ़ते हैं। इस आर्टिकल में हमने क्या दिया है, तो मेरी जो बुक है उसको हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमने क्या दिया हुआ है। ये देखो स्टार्टिंग के बुक के स्टार्टिंग में ही जो बुक का आपको जो लिंक है हम शेयर कर देंगे पीडीएफ में, तो स्टार्टिंग में ही मैंने सारे आर्टिकल दे दिए आप लोगों को कि आर्टिकल 265, यहां पे आप नोटिंग कर लेंगे कि नो टैक्स एक्सेप्ट एक्ट। ये ऐसे शॉर्ट नोटिंग आपको करके रखनी है अपने एग्जाम के लिए। सर क्या हम शॉर्ट नोटिंग करनी जरूरी है? ये आपका टाइम बचाएंगे। आपको मैंने पहले ही बताया था कि आपके रिवीजन के बाद लिए आपके पास सिर्फ एक दिन मिलता है और एक दिन में आपको इनकम टैक्स भी रिवाइज करना है और जीएसटी भी रिवाइज करना है। तो मैंने जानबूझ के यहाँ पे थोड़ा स्पेस खाली रखा हुआ है। आप अपने शॉर्ट में इस आर्टिकल का क्रक्स यहाँ पे आप नोट कर लेंगे ताकि एग्जाम के टाइम आपको पूरा आर्टिकल ना पढ़ना पड़े, सिर्फ उसका क्रक्स पढ़ के आपका काम चल जाए। उसके बाद हमने पढ़ा था आर्टिकल 245, हमने पढ़ा था कि ये बात करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना है नेशनल लेवल पे और स्टेट गवर्नमेंट को देखना है स्टेट लेवल पे। ये बात मैंने आपको आर्टिकल 245 में करी थी। उसके बाद पढ़ा था हमने आर्टिकल 246, ये बात करता है दो लिस्ट की, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 आपकी होती है सेंट्रल लेवल की, लिस्ट 2 आपकी होती है स्टेट लेवल की और लिस्ट 3 होती है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसके अंदर कोई भी टैक्स मैटर आज तक लिस्टेड नहीं है। फिर हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 246, जो कि ये सारे आर्टिकल आपके जो जिसके आगे ए ये लगे हुए हैं, ए लगा हुआ है, ये बी लगा हुआ है, ये सारे आर्टिकल नए आर्टिकल हैं जो कि जीएसटी के आने की वजह से इनको नया इंट्रोड्यूस किया गया। तो हम बात करते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारे आर्टिकल दिए हुए हैं उसकी हम बात कर लेते हैं जो हमने पढ़ने हैं।
तो ये हम पढ़ चुके हैं। ये हमारा चैप्टर के अंदर ये हमारा दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेंडमेंट। एक क्वेश्चन एग्जाम में और आया, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आया कि सर हमारे को हमारा संविधान अमेंड करने की नीड क्यों करी, वाई नीड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की नीड क्यों पड़ी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और आपके बुक में इसका आंसर दिया हुआ है। आप दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा क्यों नीड पड़ी। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट डिफरेंट पावर डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट को थी। जीएसटी के लिए हमारे को दोनों गवर्नमेंट को पावर देनी थी, इसलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करी। पहला आंसर। दूसरा आंसर, हमारे को जीएसटी को डिफाइन करना कॉन्स्टिट्यूशन में जरूरी था, इसलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करी। और उसके अलावा हमारे को सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी एक्ट लेके आना था, दोनों को तीनों की जगह बनाने के लिए हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जरूरत पड़ी। तो बेसिकली ये आंसर बहुत सिंपल है, 2-3 नंबर का क्वेश्चन ऐसे आया हुआ एग्जाम में, आप इसका आंसर कर सकते हैं। हम बात करते हैं अपने जो मेन टॉपिक है उसकी बात करते हैं कि हमारा आर्टिकल 246 क्या बात करता है। कह रहे जी, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 246 और 254। 246 में क्या लिखा हुआ है कि लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। तो इसको नजरअंदाज करते हुए, इसका मतलब होता है नजरअंदाज करना। इस आर्टिकल को नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब लिख लो कहीं पे, यानी कि नजर इग्नोर करना। इग्नोरिंग, कह रहे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 और लिस्ट 3 को भूल जाओ। जो इस आर्टिकल में बात लिखी है उसको सुनो ध्यान से, वो क्या कह रहे हैं। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। पार्लियामेंट सब्जेक्ट टू क्लोज टू एंड लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और पार्लियामेंट। पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट है वो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। और पार्लियामेंट क्या है, सारी गवर्नमेंट के जो एमपी होते हैं वो मिलकर क्या बनते हैं, पार्लियामेंट बनते हैं। दिल्ली में जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट क्या है, केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वो क्या है, वो स्टेट गवर्नमेंट है। फिर अगर बात करूं लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट क्या होती है, स्टेट असेंबली, यानी कि सारे स्टेट के एमएलए बन जाते हैं, उनको बोलते हैं लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। तो इन दोनों को पावर है टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी इम्पोज बाय यूनियन और स्टेट। इसका मतलब ये जो आर्टिकल है ये पावर दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को कि वो जीएसटी लगाने की पावर रखते हैं। उसके बाद है पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ विद रिगार्ड टू इंटर स्टेट सप्लाई। कह रहे हैं कि अगर कोई मैटर इंटर स्टेट सप्लाई का होगा तो इसकी पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को ही है, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं है। अगर कोई मैटर इंट्रा स्टेट का होगा तो पावर पार्लियामेंट को भी है और स्टेट असेंबली को। सर ये इंटर क्या होता है। इंट्रा मतलब होता है अगर आप स्टेट सप्लाई कर रहे हो विद इन सेम स्टेट, अगर आप सेल कर रहे हो विद इन सेम स्टेट तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। अगर आप सप्लाई कर रहे हो विद इन आउटसाइड स्टेट, अगर आप स्टेट के बाहर जाके सब कुछ माल बेच रहे हो, गुड्स बेच रहे हो, तो उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो इस केस में जो पावर है वो पार्लियामेंट को है और इंट्रा वाले स्टेट पावर किसको है। ये बात तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं सर, कहां पे, आर्टिकल 245 पढ़ा था हमने कि सेंटर के पास पावर है पूरी इंडिया की और स्टेट के पास पावर है कहां की, पूरे के पूरे स्टेट की। स्टेट के बाहर की पावर स्टेट गवर्नमेंट को नहीं है। उसी बात को इन्होंने बड़े सोफिस्टिकेट वे में यहां पे दोबारा लिख दिया है। तो ये बात होगी हमारी, पहला इसका आर्टिकल हो गया। उसके बाद लिखा एक्सप्लेनेशन, द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल शेल इन रिस्पेक्ट टू जीएसटी फॉलोइंग प्रोडक्ट्स शेल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट एज रिकमेंडेड बाय जीएसटी काउंसिल। कह रहे जी कुछ आइटम ऐसी हैं जिसके ऊपर जीएसटी लगाने की पावर हम नहीं देंगे, और वो कब देंगे, जब जीएसटी काउंसिल उसको रिकमेंड करेगी। जीएसटी काउंसिल क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, मोटर स्प्रिट और एविएशन फ्यूल, ये 5 आइटमों के नाम आपको लर्न करने हैं।
सर ये 5 आर्टिकल हमें पक्का पक्का लर्न करने हैं। यस, आपको ये लर्न करने पड़ेंगे एग्जाम के लिए, क्योंकि एमसीक्यू में आ सकते हैं एज इट इज। तो पेट्रोलियम क्रूड, हाई डीजल, नेचुरल गैस, मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल, एंड एविएशन टरबाइन, इनको इनको छोड़ के बाकी चीजों पे गवर्नमेंट को पावर दी है। इनके पे जीएसटी नहीं लगेगा। ये कब लगेगा? जब जीएसटी काउंसिल इसको रिकमेंड करेगी और पार्लियामेंट के सामने पेश करेगी। तो ये आर्टिकल हमारा जो है आर्टिकल 246 है, जिसके अंदर सिंपल सिंपल ये बात लिखी गई है कि इस आर्टिकल के अंदर हमने स्टेट को पावर दी है और सेंटर को पावर दी है इंट्रा के मैटर के लिए, और इंटर के मैटर के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को पावर दी। आगे चलते हैं। पहला आर्टिकल हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये आर्टिकल एक इंसर्ट किया गया जिसके अंदर जीएसटी की डेफिनेशन दी गई। आर्टिकल 366 12A, इस आर्टिकल के अंदर डेफिनेशन दी गई, डेफिनेशन ऑफ जी। और इस आर्टिकल में क्या दिया गया था हमारा? बेसिकली इस आर्टिकल में पावर्स दी गई थी, पावर्स टू इंपोज। पावर किसको दी है हमने? सेंटर को और स्टेट। किसकी? इंट्रा वाले मैटर। और पावर दी है हमने सेंटर को ओनली फॉर इंटर स्टेट वाले मैटर। तो ये हमारा आर्टिकल क्या कहता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 366 12A में क्या लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं। उसके अलावा और भी आर्टिकल दिए हैं, पर हमारा पहला फोकस रहेगा आर्टिकल 366 12A, जो डिफाइन करता है गुड्स एंड सर्विसेज, टैक्स को डिफाइन करता है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। क्या लिखा हुआ है? जीएसटी मीन्स। अब हम फोकस करेंगे एक एक वर्ड पे। मीन्स का क्या मतलब होता है सर? आप कहीं नोट कर लो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन्स। अगर हमारे लॉ में कहीं दिया हुआ है मीन्स, उसका मतलब होता है लिमिटेड सेंस। हमने कानून का जो यूज करना है वो लिमिटेड सेंस में करना है। जो वर्ड हमें इस रूल में दिए हुए हैं, इस एक्ट में दिए हुए हैं या इस सेक्शन में दिए हुए हैं, उसी वर्ड को हमें फोकस करना है, उसके अलावा बाहर नहीं जाना। अगर हमारे डेफिनेशन में लिखा हुआ है इट इंक्लूड्स, तो इसका मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है मतलब जो हमने आपको डेफिनेशन दी है उसके बाहर दिमाग मत लगाना, जो दी है उसी को समझ लेना बस। अगर शुरुआत हो रही है इंक्लूड से, तो इसको हम समझते हैं इंक्लूसिव डेफिनेशन। इसका मतलब होता है कि जो हम बता रहे हैं वो तो लॉ है, उसके अलावा भी लॉ हो सकता है। मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूं इसका। एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा, पापा स्टेशनरी क्या होती है? उसने बोला कि बेटा स्टेशनरी तो मुझे पता नहीं क्या होती है, बस स्टेशनरी के अंदर पेन भी आता है, पेंसिल भी आती है, शॉर्पनर भी आता है, रबड़ भी आती है। स्टेशनरी का मीनिंग नहीं बताया पापा ने, ये बताया कि इसमें ये आता है। अब कल को वो कहते हैं जी स्किल बताओ, आते स्किल आता है स्टेशनरी में, तो पापा बोलेंगे ये स्किल भी आता है। तो इंक्लूसिव का मतलब होता है कि आप सही मीनिंग नहीं बता रहे, बट आप ये बता रहे हो कि इस डेफिनेशन में क्या क्या शामिल होगा। आगे हम और बातें करेंगे इसके बारे में जब हम आगे लॉ पढ़ेंगे, जीएसटी लॉ। अभी मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं लॉ कैसे पढ़ा जाता है। तो मींस से स्टार्ट हुआ है हमारे डेफिनेशन। इसका मतलब जो ये बातें लिख रही है ये पत्थर की लकीर है, इसके बाहर जीएसटी कभी नहीं लगेगा। तो जीएसटी मींस एनी टैक्स ऑन सप्लाई। क्या वर्ड दिया? सप्लाई। इस सप्लाई वर्ड पे हम सेक्शन 7 पढ़ेंगे और इसके अंदर हम अपनी 3 क्लासेस लगाएंगे। अब बोलोगे सर छोटे से वर्ड पे 3 क्लासेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इस वर्ड पे इंस्टीट्यूट बहुत सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है, तो इस वर्ड के ऊपर ही सिर्फ 10 से 15 नंबर क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये सप्लाई का, इसको हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं। तो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, एक्सेप्ट, यहां इंपॉर्टेंट वर्ड क्या दिया गवर्नमेंट ने? एक्सेप्ट
एक्सेप्ट मतलब इनको छोड़कर, किनको छोड़कर, एक्सेप्ट एल्कोहल लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। गवर्नमेंट ने यहां क्लियर कर दिया जी, हम एल्कोहल को जीएसटी में टच नहीं करेंगे, हम एल्कोहल पे जीएसटी कभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने डेफिनेशन में लिख दिया कि जीएसटी लगेगा सब चीजों पे, बस एक्सेप्ट एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सर क्या ये वाली बात हम यहां लिख सकते थे, यहाँ पे नीचे एक्सप्लेनेशन में? हमने ये वाली बात यहाँ पे क्यों नहीं लिखी? पॉइंट टू बी नोटेड। हमने ये वाली बात यहाँ पे पेट्रोल भी क्यों नहीं लिखी? पेट्रोल और आइटमों पे जीएसटी फ्यूचर में लग सकता है, उसकी एक स्कोप को छोड़ना था गवर्नमेंट को। स्कोप छोड़ने के लिए गवर्नमेंट ने लिखा कि इस पे फ्यूचर में टैक्स लग सकता है अगर जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर दे, बट आज की डेट में इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, इसलिए हम ये बात एक्सप्लेनेशन में लिख रहे हैं। बट एल्कोहल पे जीएसटी कभी भी लग ही नहीं सकता, इसलिए हम एल्कोहल वाली बात परमानेंट, क्या बोला मैंने, परमानेंट हम बाहर कर रहे हैं डेफिनेशन में लिखकर। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन सी आइटम ऐसी हैं जो कि जीएसटी के दायरे से डेफिनेशन में ही बाहर है, तो क्या है, एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। कौन कौन सी आइटम ऐसी है जो कि फ्यूचर में जीएसटी लग सकता है, तो फ्यूचर में कब लगेगा, 5 आइटमों पे। एक क्वेश्चन एग्जाम में आपका आया हुआ है ऐसा एमसीक्यू पे, जहां पे बड़ी क्लैरिटी से इंस्टीट्यूट ने आपको चेक किया है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग पेट्रोल और एल्कोहल को लेकर कैसी है। तो दोनों ही चीजें बाहर हैं, 5 आइटम प्लस एल्कोहल दोनों ही बाहर हैं, बट अंडरस्टैंडिंग का फर्क यह है कि एल्कोहल डेफिनेशन से बाहर कर दिया, और जो पेट्रोल आइटम है उसको हमने एक्सप्लेनेशन में बाहर किया है कि फ्यूचर में उसके ऊपर जीएसटी लग सकता है, आज की डेट में जीएसटी नहीं है। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई, जीएसटी लगेगा सब आइटमों पे एल्कोहल को छोड़ के। उसके अलावा एक डेफिनेशन हमारी दी हुई है सर्विस की। सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स। इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब करेंगे हम सप्लाई वाला चैप्टर, वहां पे डिस्कस करेंगे। हालांकि आप पढ़ लो, सर्विसेज मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्विस बोलते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि स्टेट क्या होती है, तो गवर्नमेंट ने बताया स्टेट होती है, स्टेट इंक्लूड्स अ यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर्स। ये बताऊंगा, आपको डिस्कस करूंगा। तो स्टेट मतलब स्टेट प्लस यूटी, इन दोनों को हमने, यूनियन टेरिटरी को भी हमने स्टेट माना है। अगर यूनियन टेरिटरी की स्टेट असेंबली है तो ही हम उसको हम स्टेट मानेंगे। इस बात को मैं लिंक करूंगा, आगे फर्दर लिंक करूंगा इस बात को मैं, जब मैं अपना चैप्टर करूंगा रजिस्ट्रेशन का, वहां पे लिंक करूंगा मैं आपको कि स्टेट और यूटी, तो हमने कौन सी यूटी को हमने स्टेट माना है। तो तब तक के लिए हम ये पाक कर लेते हैं ये वाला कि हम कौन सी यूटी को स्टेट मानते हैं। आगे चलते हैं, मूविंग फॉरवर्ड। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 269A। ए मतलब नया आर्टिकल है, अमेंडेड होके आया है। तो इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, इस आर्टिकल में बात लिखी हुई है लेवी एंड कलेक्शन फॉर इंट्रा स्टेट सप्लाई। गवर्नमेंट ने बताया था ऊपर हमें अभी कि इंट्रा स्टेट सप्लाई की पावर किसको है, पार्लियामेंट को है। उसको अलग से आर्टिकल में लिखा गवर्नमेंट ने कि आर्टिकल 269 स्टिपुलेट दैट जीएसटी ऑन सप्लाई इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई, इसके लिए हमने क्या करना है, शैल बी लेविड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब क्या है, लिख लो यहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब ओनली सेंट्रल। अगर लिखा होता गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब होता है स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो उसका मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। और उसके बाद क्या लिखा है उन्होंने, शेल बी अपोर्शन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट एज द मैनर एज प्रोवाइडेड एंड रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। ये क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं आईजीएसटी लगाने की पावर, आईजीएसटी लगाने की पावर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को रहेगी, और आईजीएसटी का बंटवारा होगा सेंटर और स्टेट के बीच में। किस मैनर में, जो मैनर जीएसटी काउंसिल बताएगी या रिकमेंड करेगी। तो ये कितना मैनर है, कितना प्रोपोर्शनेट रहेगा आईजीएसटी का, 50-50 रहेगा या 40-50 रहेगा, क्या रहेगा, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जीएसटी आईजीएसटी का जो प्रोपोर्शनेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा और स्टेट को मिलेगा, और लेवी कलेक्शन किसके पास रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये आर्टिकल होने के बाद हमारा एक आर्टिकल रह गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल क्या होती है, आपने देखा होगा जीएसटी काउंसिल
के बारे में आपने सुना भी होगा। जीएसटी काउंसिल बनाई जाती है, बनाई गई, किसके लिए बनाई गई? ताकि हमारा जो जीएसटी लॉ है को अमेंड करना, उसको चेंज करना, उसको देखने के लिए जीएसटी काउंसिल को बनाया गया। इस जीएसटी काउंसिल को बनाया गया हमारे आर्टिकल 279A में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है शॉर्ट नोट में कि व्हाट इज जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल के अंदर हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर होती है, वो हमारे इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन होती है। जैसा आपको पता होगा, आज की डेट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमन, तो वो हमारी चेयरपर्सन है। उसके अलावा राज्य मंत्री होते हैं जो कि अनुराग जी है, वो हमारे इसके अंदर वाइस चेयरमैन होते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, और आ भी सकता है फ्यूचर में कि हु इज द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल? फाइनेंस मिनिस्टर। हु इज द वाइस चेयरमैन? राज्य मंत्री होते हैं जो कि वाइस चेयरमैन होते हैं। उसके अलावा, इन दोनों के अलावा हमारे जीएसटी काउंसिल में हर एक स्टेट का एक मिनिस्टर होता है जो कि स्टेट रिप्रेजेंट करती है, जो कि स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, और वो स्टेट भेजती है कि हाँ आप हमारी तरफ से जीएसटी काउंसिल में मेंबर बन के जाओ। जैसे कि कुछ स्टेटों ने तो अपना डिप्टी सीएम को भेजा हुआ है, कुछ स्टेट के चीफ मिनिस्टर इसमें मेंबर है, और कुछ स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर इस मीटिंग जीएसटी काउंसिल के मेंबर होते हैं। क्योंकि जीएसटी काउंसिल कोई भी रिकमेंडेशन देती है, तो उसके अंदर वोट होते हैं, और वोटिंग से हम जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर फैसला लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे को कोई जीएसटी का रेट चेंज करना है, तो जीएसटी काउंसिल के अंदर मीटिंग होगी, सारे स्टेट के, हमारे देश में कितने स्टेट है? 28 स्टेट है। तो 28 स्टेट के सारे चीफ मिनिस्टर या जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो वोटिंग करेंगे, और वोटिंग करने के बाद डिसाइड होगा कि हाँ इस जीएसटी का रेट ये होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे मैटर होते हैं जो कि जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है। तो जीएसटी काउंसिल को सेटअप किया गया इस आर्टिकल में, और इस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है कि हमारी चेयरपर्सन होंगी फाइनेंस मिनिस्टर, उसके बाद हमारा वाइस चेयरपर्सन होंगे हमारे स्टेट मिनिस्टर, और उसके बाद हर स्टेट से हमारे पास एक मिनिस्टर होगा जो कि यहाँ पे मेंबर बनेगा, और जो कि अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। और जीएसटी काउंसिल का काम क्या रहेगा? कोई भी टैक्स लगाना है, उसको सब्स्यूम करना है, ये डिसाइड करेगी जीएसटी काउंसिल। उसके बाद कौन सा टैक्स एग्जम्प्ट करना है, माफ करना है, ये डिसाइड करेगी। टर्नओवर की लिमिट क्या रखेंगे, ये डिसाइड करेगी। व्हाट इज स्पेशल कैटेगरी स्टेट, ये डिसाइड करेगी। तो बहुत सारे मैटर हैं, जीएसटी रेट, स्पेशल रेट, और किस डेट से पेट्रोल आइटम पे जीएसटी लगेगा, ये भी जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी। और कोई अदर मैटर है जीएसटी से संबंधित, वो भी जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी। तो बेसिकली ये सारा है लिखा हुआ, ये बात लिखी हुई है सारी जीएसटी काउंसिल में। तो आज हम इतना ही रखते हैं। तो मैं आपको एक क्विक रिवीजन कराता हूँ, हमने क्या कराया आज। आज हमने क्लास में क्या डिस्कस करा है? आज हमने पढ़ा सबसे पहले कि जीएसटी इज अ टैक्स, इट इज नॉट ओनली टैक्स, इट इज अ टैक्स लॉ। और लॉ भी नहीं है, ये लॉ का जंजाल है। हम जीएसटी को लिंक करके पढ़ेंगे। 11th के 11 चैप्टर का कहीं ना कहीं आपस में कनेक्शन होगा, उस कनेक्शन को हम पढ़ेंगे, देखेंगे। उसके बाद हमने देखना है जीएसटी लॉ। हमने पढ़ा जी लॉ में स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके बाद एक्ट, रूल, नोटिफिकेशन, सर्कुलर और ऑर्डर। एक्ट को अमेंड करने की पावर सिर्फ और सिर्फ हमारे पार्लियामेंट को और विधानसभा को होती है, और रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर निकालने की पावर हमारे गवर्नमेंट को होती है, जो कि जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के बाद हम करते हैं। फिर हमने देखा कि हमारे पास कुछ आर्टिकल हैं जो कि जीएसटी के दायरे से पहले ही थे, जीएसटी आने से पहले ही थे। आर्टिकल 265, आर्टिकल 245, आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। उसके बाद हमने जीएसटी लॉ को अमेंड किया, और अमेंड करने के लिए हमने कुछ आर्टिकलों को सहारा लिया। उस आर्टिकल का नाम हमने लिखे थे। पहला पढ़ा हमने 246A, इसके अंदर हमने पावर दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी लगाने की। उसके बाद 366(12)A, जिसमें डेफिनेशन दी है हमने जीएसटी लॉ की, डेफिनेशन हमने दी है जीएसटी लॉ, जीएसटी टैक्स की डेफिनेशन हमने दी है। उसके बाद हमने पढ़ा आर्टिकल 269A, जिसके अंदर हमने बताया था कि आईजीएसटी लगाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद हमने पढ़ा था 279A, जिसके अंदर पढ़ा था हमने जीएसटी काउंसिल।
तो ये हमने पढ़ा आज हमारा लॉ का स्ट्रक्चर और लॉ हमारा कैसे बना है और लॉ के बारे में हमने जानकारी ली। नेक्स्ट क्लास के लिए आप वेट करना, नेक्स्ट क्लास आपकी जल्दी मिलेगी आपको। और आज हमने जो किया उसको आप रिवाइज करें अच्छे से और प्लीज मेक ए शॉर्ट नोट। इस चैप्टर में से ज्यादातर क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, फिर भी हमारा बेस बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये आपका जो रहेगा सारा सेशन का पेपर आपका जल्दी से जल्दी हम ये कोर्स खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।